तो ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी टाइम से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे रिलेटेड आज हम जो है वो यहाँ पे इक्वेशन देखने वाले हैं और ये जो आज का इक्वेशन है वो काफी इजी इक्वेशन है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में काफी सारे फंक्शन के बारे में जो है वो पढ़ा हुआ है, जैसे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, और इससे पहले ही मैंने आप लोगों को एक और वीडियो दिया हुआ था जिसमें हम लोगों ने वर्क फंक्शन के बारे में भी जो है वो पढ़ा हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब फलन है जिसे हम फंक्शन कहते हैं। तो उसी फंक्शन में एक और फंक्शन हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। ये भी एक प्रकार का थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है जो कि किसी भी सिस्टम के जो है वो स्टेट पे निर्भर करता है, मतलब उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। अगर कि हमारे सिस्टम की अवस्था चेंज होती है तो इसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो पाया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या पढ़ना है। किसी सिस्टम की मुक्त ऊर्जा एंथैल्पी और एंट्रोपी में निम्न संबंध है। मतलब जैसे हमारे पास कोई भी सिस्टम है, अगर हम उसकी फ्री एनर्जी के बारे में देखें, मतलब यहाँ पे आज हम जो गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं, तो किसी भी सिस्टम का जो गिब्स फ्री एनर्जी है, उसका जो एंथैल्पी है, उसका जो एंट्रोपी है, उससे रिलेटेड यहाँ पे इक्वेशन जो है वो हम देखेंगे। समीकरण 1, इसका मतलब होता है G इक्वल H माइनस TH। मतलब यहाँ पे G का मतलब जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी है। यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा उसे हम जो है वो G से जो है वो व्यक्त करेंगे। H मतलब जैसा कि आपको पता है एंथैल्पी, जो कि आप थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 में जो है वो पढ़ ही चुके हो, और T से होता है आपका टेम्परेचर, और S से होता है आपका एंट्रोपी, जिसे हम S से जो है वो व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, इसके बीच जो है वो ये संबंध, ये जो रिलेशन है वो जो होता है, जिसे हम लोगों ने समीकरण 1 करके जो है वो नाम दिया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि हमारे पास कोई सिस्टम है और जब कोई सिस्टम अपने अवस्था में चेंज करता है, मतलब अपने स्टेट में जो है वो परिवर्तन करता है, तो उसमें काफी कुछ चीजें जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि उसका एंथैल्पी चेंज हो जाता है, उसका एंट्रोपी चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है उसमें एंथैल्पी तो चेंज होगा, उसमें एंट्रोपी तो चेंज होगा, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होता है उसमें टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। आपका यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, चाहे अगर हम प्रारंभिक अवस्था की बात करें या अंतिम अवस्था की बात करें, टेम्परेचर जो है वो आपका T का T ही रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो आपका एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, और ये जो आपका फ्री एनर्जी है जिसे हम लोगों ने G से व्यक्त किया हुआ है, वो सब चीज जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि स्थिर ताप पर T पर किसी सिस्टम का जो प्रारंभिक अवस्था में इसकी जो मुक्त ऊर्जा होगा, मतलब G1 होगा, वो G1 हो जाएगा, और जो अंतिम अवस्था है उसमें G2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की जो है वो बात हो रही है। तो अगर हम प्रारंभिक अवस्था की बात करें, मतलब इनिशियल स्टेट की अगर हम बात करें, तो मान लो इनिशियल स्टेट में ये जो आपका फ्री एनर्जी G है वो G1 होगा, H जो है वो H1 होगा, T तो T ही रहेगा, टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और S जो है वो S1 रहेगा। ये हमारा समीकरण 2 है। लेकिन अगर हम इसके अंतिम अवस्था की बात करें तो ये जो है वो चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका जो G1 है वो G2 हो जाएगा, H1 है वो H2 हो जाएगा, S1 है वो H2 हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। ये आपका समीकरण 3 बन जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 में ये जाना कि यहाँ पे हम लोग G इक्वल H माइनस TH देखे, और अगर हम लोग इसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की बात करें तो ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसे हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। समीकरण 2 और 3 से हम देखते हैं, हम जो है वो एक दूसरे को माइनस कर देंगे। जैसे कि बहुत सारे इक्वेशन में आप ऐसा देखते ही आए हो, G2 माइनस G1 कर देंगे, H2 माइनस H1 कर देंगे, T को हम ऐसा ही रहने देंगे और H2 माइनस S1 करके जो है वो लिख देंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब जैसा कि पता है अगर G2 माइनस G1 है तो वहां पे डेल्टा जो है वो लग जाता है, क्योंकि डेल्टा G का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा फ्री एनर्जी है वहां पे जो है वो परिवर्तन हो रहा है। तो जैसा कि पता है अगर प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में कोई भी सिस्टम जा रहा है तो उसमें परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन मतलब चेंजेस होगा, तो उस चेंजेस को हम लोग जो है वो डेल्टा से जो है वो व्यक्त करते हैं यहाँ पे। तो G2 माइनस G1 अगर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे डेल्टा G जो है वो लगा देना है। H2 माइनस H1 है तो डेल्टा H कर दीजिए, और H2 माइनस H1 है तो डेल्टा S कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका हो गया डेल्टा G इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये आपका समीकरण 5 जो है वो बन गया। अब आगे हम देखते हैं
यहाँ पे हम जो है वो डेल्टा जो एच है उसके जगह पे हम जो है वो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा ई करके जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसके इक्वल जो है वो डेल्टा ई मतलब क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस। तो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी हम जो है वो एच की जगह, डेल्टा एच की जगह जो है वो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो समीकरण 6 का वैल्यू है आपको समीकरण 5 में जो है वो रखना है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी और डेल्टा एच की जगह आपको ये लिख देना है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी और ये माइनस टी डेल्टा एस, तो माइनस टी डेल्टा एस ही रहेगा। ये आपका समीकरण 7 जो है वो बन गया। अब ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हम देखते हैं डेल्टा ए का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वर्क फंक्शन में हम लोगों ने हेल्महोल्ट्ज जो एनर्जी जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को डेल्टा ए का मतलब जो है वो बताया हुआ था। तो डेल्टा ए भी एक प्रकार का फंक्शन ही है। तो डेल्टा ए का मान होता है आपका डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। ये आपका समीकरण 8 है। तो अगर समीकरण ये जो 8 का वैल्यू है अगर हम 7 में रखें तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, यहाँ पे डेल्टा ई भी है और यहाँ पे माइनस टी डेल्टा एस भी है। तो ये डेल्टा ई और माइनस टी डेल्टा एस की जगह हम लोग जो है वो डेल्टा ए करके जो है वो लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा जी प्लस इक्वल डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी, मतलब यहाँ पे आपका समीकरण 9 बन गया। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, जो समीकरण 8 का मान है उसे हम लोगों ने 7 में रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका हो गया डेल्टा जी इक्वल डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी, ये आपका समीकरण 9 बन गया। अब जैसा कि हम जो है वो डेल्टा ए की जगह जो है वो माइनस डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे कोई ना कोई वर्क भी होगा। तो यहाँ पे डेल्टा ए इक्वल माइनस डब्ल्यू जो है वो हम लिखेंगे। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, वर्क फंक्शन इक्वल जो है वो माइनस डब्ल्यू जो है वो क्यों आता है। तो इसके जगह हम जो है वो माइनस डब्ल्यू करके लिख देंगे। तो डेल्टा जी इक्वल माइनस डब्ल्यू प्लस पी डेल्टा वी करके आपका हो जाएगा। और अगर आप माइनस यहाँ से जो है वो कॉमन अगर आप निकाल लेते हो तो ये आपका माइनस डेल्टा जी इक्वल डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी जो है वो हो जाएगा। और ये जो डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी है वो नेट वर्क जो है वो कहलाता है। तो ये जो है वो आपका कंप्लीट होता है गिब्स फ्री एनर्जी, और आपको गिब्स फ्री एनर्जी में जो है वो यहीं तक वैल्यू जो है वो निकालना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या जाना कि स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर मुक्त ऊर्जा में कमी। यहाँ पे मुक्त ऊर्जा क्या है, डेल्टा जी है। ये डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा है। तो यहाँ पे माइनस डेल्टा जी है, मतलब मुक्त ऊर्जा में कमी हो रहा है। तो मुक्त ऊर्जा में कमी कुल कार्य के जो है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर जो भी आपके मुक्त ऊर्जा में जो भी कमी हो रहा है, फ्री एनर्जी में जो भी कमी हो रहा है, वो वर्ग के जो है वो बराबर होता है। तो ये तो हुआ आप लोगों का गिब्स फ्री एनर्जी, या जिसे हम कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब हम देखेंगे आगे कि ये जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है उस पे जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी काफी इजी है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। ताप तथा दाब का मुक्त ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि आप गिब्स फ्री एनर्जी को बताइए और ये भी बताइए कि उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो ये भी काफी इजी है, जैसा कि हमें पता है G इक्वल H माइनस टी एस होता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ समय पहले बताया हुआ है। समीकरण 1 बन गया आपका। और ये जो H है उसकी जगह हम E प्लस पीवी करके जो है वो लिख सकते हैं। तो H की जगह हम डायरेक्ट E प्लस पीवी लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा G इक्वल E प्लस पीवी, मतलब समीकरण 1 में हम लोग H की जगह या E वाला वैल्यू जो है वो रख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, G इक्वल E प्लस पीवी माइनस टी एस। ये आपका समीकरण 3 बन गया। अब हमको क्या करना है, समीकरण 3 का जो है वो अवकलन करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सामने में जो है वो D लगा देना है। ये आपका हो जाएगा DG DE, और PV है तो हम इसे 2 बार करके लिख देंगे। एक बार PDV लिख देंगे, एक बार VDP लिख देंगे, मतलब एक बार P को सामने रख लेंगे, एक बार V को सामने रख लेंगे। ये हुआ। तो TS को भी हम लोग जो है वो 2 बार लिख देंगे, TDS और STD। समीकरण 4 बन गया आपका। तो जैसा कि हम जानते हैं कि DE प्लस PDV, मतलब ये जो DE प्लस PDV है उसके जगह हम जो है वो TDS करके जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इसकी जगह जो है वो TDS हो जाएगा, बाकी एज इट इज हमको ऐसे ही उतार देना है। और जैसा कि हमें पता है ये जो TDS है वो माइनस में है, तो ये माइनस प्लस जो है वो आपस में जो है वो कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, VDP और STD। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे।
तो अगर हम स्थिर दाब पर करें, स्थिर दाब पर कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू जो है वो 0 आएगा। तो अगर स्थिर दाब पर हम देखें तो स्थिर दाब पर जो VDP है उसका वैल्यू जो है वो 0 आएगा। तो ये 0 हो गया तो DG इक्वल क्या हो जाएगा, -STD, और हम लोग कोष्टक में जो है वो P लगा देंगे क्योंकि हम लोग स्थिर दाब पर देख रहे हैं। यहाँ पे भी कोष्टक में P लगा देंगे, ये आपका हुआ। अब अगर हम यहाँ पे स्थिर ताप की बात करें, टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो STD इक्वल क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम STD को हटा देंगे तो आपका क्या बच जाएगा, केवल VDP। तो DG इक्वल क्या हो जाएगा, VDP टेम्परेचर के लिए है इसलिए हम लोग कोष्टक में जो है वो T लगा देंगे। तो ये हुआ आप लोगों को कंप्लीट गिब्स फ्री एनर्जी, काफी इजी है। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा और ये यूनिट हम लोग का जो है वो कंप्लीट होने वाला है। केवल एक ही टॉपिक जो है वो और बचा है, वो भी मैं आप लोगों को आज ही जो है वो कंप्लीट करा दूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।